अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंजाइम्स के चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा फार्मेसी काउंसिल के पेपर में पूछा जा चुका है। फार्मेसी टेक्नीशियन के पेपर में ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है और ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप इसको समझ के करेंगे तो आपके लिए इसको अटैम्प्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। हमारे पास तकरीबन 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंजाइम्स की, और इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एंजाइम्स जो हैं वो क्या क्या बॉडी के अंदर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला काम जो है एंजाइम का वो है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक से मुराद होता है किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन करना। जाहिर है एंजाइम है तो उसका काम है किसी भी चीज़ के केमिकल रिएक्शन को बूस्ट अप करना। बॉडी के अंदर मोस्टली केमिकल रिएक्शंस क्या हो रहे होते हैं, चीज़ें आप खाते हैं, चीज़ें ब्रेक हो रही होती हैं, उसके नतीजे में बॉडी जो है वो आपके लिए एनर्जी पैदा कर रही होती है। तो एंजाइम क्या करता है, वो केमिकल रिएक्शन जो कि बॉडी में 1 घंटे के अंदर होना था, एंजाइम जाके उसकी मदद करता है और उस केमिकल रिएक्शन को आधे घंटे के अंदर करवा देता है। तो क्या किया है एंजाइम ने काम करने की स्पीड को तेज़ कर दिया है, लिहाजा कम टाइम में आपका काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसको सिंपली आप इस तरह समझ सकते हैं कि सपोज करें आपने कोई फ्रूट खाया है, अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर एंजाइम है तो वो फ्रूट जो है, या पहले आप ये समझें कि उस फ्रूट को खाने में, तोड़ने में आपको तकरीबन आधा घंटा या 30 मिनट लगते हैं। बट अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर एंजाइम्स मौजूद हैं तो वो आपने फ्रूट खाया है वो आपकी बॉडी के अंदर तकरीबन 15 मिनट के अंदर जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। और आपको पता है जब भी किसी चीज़ की ब्रेकडाउन होती है तो उसके रिजल्ट में आपको एनर्जी मिलती है। तो आप फ्रूट खाएं और 15 मिनट के अंदर अंदर आपको उससे एनर्जी मिलना शुरू हो जाए तो ये एक बहुत पॉजिटिव काम है। जबकि अगर जिन लोगों में एंजाइम की कमी हो जाती है, उन लोगों में क्या होता है कि वो फूड तो खाते हैं, खाना तो वो खाते हैं, लेकिन वो खाना देर से टूटता है, जिसकी वजह से खाना खाने की बहुत देर बाद तक भी वो अपने आप को कमज़ोर और लेथार्जिक या थका हुआ महसूस करते हैं। उनको एनर्जी जो है वो जल्दी से नहीं मिलती। सो एंजाइम का बेसिक काम क्या हुआ है, एंजाइम ने कैटालिटिक प्रॉपर्टी की है। एंजाइम की थोड़ी सी मिकदार भी होगी तो वो बहुत बड़े फूड पार्टिकल्स को या बहुत ज़्यादा मिकदार में सबस्ट्रेट को तोड़ने की सलाहियत रखती है। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया है सबस्ट्रेट, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि सबस्ट्रेट वो चीज़ होती है जिसको जाके एंजाइम तोड़ता है। उस चीज़ को आप क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी बुक के अंदर मेंशन है, ये है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स कैन कैटालाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इन अ बायोलॉजिकल रिएक्शन। कि अगर आप थोड़ी सी मिकदार में भी एंजाइम इस्तेमाल करेंगे तो वो एक बहुत बड़ी मिकदार में सबस्ट्रेट को तोड़ सकता है। सबस्ट्रेट कौन है, वो चीज़ जिसको आपने खाया है और जिसकी आपने ब्रेक डाउन करवानी है उसको आप सबस्ट्रेट कहते हैं। यहाँ पे वो आपको नीचे एक एग्जांपल देता है, फॉर एग्जांपल सुक्रेज। आपको पता है एंजाइम को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो हैं उनके एंड पे ASE आता है। जिस वर्ड के एंड पे ASE मौजूद हो उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, एंजाइम है। तो सुक्रेज के नाम से ही हमें आइडिया हो गया कि ये एक एंजाइम है। और वो कहता है कि ये छोटा सा एंजाइम थोड़ी सी मिकदार में आपकी बॉडी में बड़ी मिकदार में सुक्रोज को तोड़ सकता है। अब सुक्रोज क्या है, सुक्रोज को आप कहते हैं दिस इज अ टेबल शुगर। टेबल शुगर कौन सी शुगर होती है, वो चीनी जो कि आप घरों में इस्तेमाल करते हैं चाय के लिए, केक्स के लिए, बिस्किट्स के अंदर जो आप वाइट शुगर इस्तेमाल करते हैं उसको आप सुक्रोज कहते हैं। सुक्रोज किस चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है, सुक्रोज 2 चीज़ों से मिलकर बनती है। ये डाइसेक्राइड होती है, यानी कि इसके अंदर 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं। सुक्रोज जब टूटती है तो इससे एक तो आपके पास ग्लूकोज बनती है और एक आपके पास फ्रुक्टोज बनती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास सुक्रोज बन जाती है या टेबल शुगर बन जाती है। जब आप टेबल शुगर खाते हैं तो बॉडी में जाके इसका सिंपल कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है। एज सच सुक्रोज क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल है, सुक्रोज इस तरह से 2 शुगर मॉलिक्यूल के जुड़ने से बनती है।
तो इतना बड़ा शुगर मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, लिहाजा जैसे ही हम सुक्रोज को खाते हैं, सुक्रेज एंजाइम आता है, इसको तोड़ता है और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इसमें से ग्लूकोज को अलग कर देता है, फ्रुक्टोज को अलग कर देता है। लिहाजा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्योंकि छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, ये आसानी से हमारी बॉडी के अंदर हजम हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं और हमें जो है वो एनर्जी मिल जाती है। अब अगर आप देखें तो इस चीज़ को तोड़ने के लिए एक स्पेशल एंजाइम आया है, इसलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये लाइन कही थी कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर नेचर, कि जिस एंजाइम का जो काम है वो सिर्फ वही काम करता है, उसके अलावा अगर आप उसके ज़िम्मे कोई और काम डालें तो वो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सुक्रेज को जाके कहूँ कि आप जाके लिपिड्स को तोड़ दें या आप फैट्स को तोड़ दें, तो सुक्रेज कहेगा जी मैं नहीं तोड़ सकता क्योंकि मेरा वो काम नहीं है। सुक्रेज सिर्फ उस किसको तोड़ता है, सुक्रोज को तोड़ता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये बात बताना भूल गई कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम वाला टॉपिक है ये भी आपकी फार्माकोग्नोजी की बुक में भी सेम है और यही टॉपिक आपकी बायोकेमिस्ट्री की बुक में भी सेम है। सो आप यहाँ से कर लें, फार्माकोग्नोजी की बुक से कर लें या आप बायोकेमिस्ट्री की बुक से कर लें, एक ही बात है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये फार्माकोग्नोजी की बुक से, ठीक है। तो ये यही सेम टॉपिक दो बुक्स के अंदर है, आप एक जगह से कर लेंगे तो आपके दो बुक्स के टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी जो एंजाइम्स की आती है वो है सॉल्युबिलिटी, कि एंजाइम जो है वो बॉडी में किस चीज़ के अंदर जाके हल होते हैं। तो याद रखें, आपकी बॉडी का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो पानी के ऊपर मुश्तमिल है। हम कहते हैं 90% पार्ट ऑफ आवर बॉडी जो है वो वाटर के ऊपर मुश्तमिल है। तो जब हमारे पास 90 या 90+% बॉडी का हिस्सा वाटर के ऊपर मुश्तमिल है और एंजाइम्स भी हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं, तो इसका मतलब है कि एंजाइम पानी के अंदर हल होते हैं, तभी तो वो चीज़ों की ब्रेक डाउन करते हैं। सो आपने याद रखना है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर वाटर मौजूद होगा, अगर आप एंजाइम को उसके अंदर डालेंगे तो एंजाइम उसके अंदर हल हो जाएंगे, और कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर वाटर की मिकदार कम होगी, यानी कि वो कंसनट्रेटेड चीज़ होगी, तो एंजाइम उसके अंदर हल नहीं होंगे। सो एंजाइम्स आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर, एंजाइम जो हैं वो पानी के अंदर और डाइल्यूट अल्कोहल के अंदर हल होते हैं। लफ्ज़ डाइल्यूट से क्या मुराद है? डाइल्यूट से मुराद है ऐसा अल्कोहल जिसके अंदर अल्कोहल कम हो और पानी ज़्यादा हो। किसी भी चीज़ को पतला करना हो या डाइल्यूट करना हो तो हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर वाटर ऐड कर देते हैं, और जिस चीज़ के अंदर आप वाटर ऐड कर देते हैं वो डाइल्यूट हो जाती है। और एंजाइम जो हैं वो या तो सिंपल पानी के अंदर हल होते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर आपने पानी ज़्यादा मिकदार में ऐड किया हो उसके अंदर भी अगर आप एंजाइम डालेंगे तो एंजाइम उसके अंदर हल हो जाते हैं। जबकि वो कहते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है नीचे बैठ जाना। जो चीज़ हल नहीं होती वो क्या करती है, नीचे बैठ जाती है। जैसे कि आप पानी के अंदर अगर रेत डालें तो रेत पानी के अंदर हल नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं जी रेत प्रेसिपिटेट हो गई है, रेत नीचे बैठ गई है। तो एंजाइम किस चीज़ के अंदर हल नहीं होते बल्कि नीचे बैठ जाते हैं? कंसनट्रेटेड अल्कोहल के अंदर। अब कंसनट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा, ऐसा अल्कोहल जिसमें प्योर अल्कोहल है, उसके अंदर वाटर मौजूद नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंसनट्रेटेड अल्कोहल कहते हैं। और एंजाइम कंसनट्रेटेड अल्कोहल के अंदर हल नहीं होते। इसके अलावा अमोनियम सल्फेट, अब इसमें देखिए तो आपको अमोनिया नज़र आ रहा है और सल्फेट नज़र आ रहा है, यहाँ पे कहीं भी आपको वाटर नज़र नहीं आ रहा या डाइल्यूट का वर्ड नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा एंजाइम इसके अंदर भी हल नहीं होगा। तीसरी एग्जांपल उन्होंने दी है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसको अगर आप देखें तो इसके अंदर भी कहीं पे भी आपको डाइल्यूट का वर्ड या वाटर का वर्ड नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा एंजाइम जो है वो इसके अंदर भी हल नहीं होते। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने याद रखना है कि एंजाइम क्योंकि पार्ट ऑफ बॉडी है, लिहाजा ये उन्हीं चीज़ों में हल होते हैं जिसके जहाँ पे पानी मौजूद होता है। सही है जी। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी आती है एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, कि एंजाइम जो है वो किस हद तक किसी चीज़ को तोड़ सकता है। लास्ट टॉपिक में भी हमने देखा था कि एंजाइम जो है वो चीज़ों की क्योंकि ब्रेक डाउन कर रहा था, और जहाँ पे हमने कैटलिस्ट और एंजाइम का डिफरेंस पढ़ा था वहाँ पे हमने लास्ट डिफरेंस यही पढ़ा था कि एंजाइम की अगर आप थोड़ी सी मिकदार भी लेंगे ना, फॉर एग्जांपल ये मैं एंजाइम ले रही हूँ, इस एंजाइम की थोड़ी सी जो मिकदार है वो एक ज़्यादा मिकदार ऑफ सबस्ट्रेट को तोड़ने की सलाहियत रखती है। यानी सपोज करें ये सुक्रेज एंजाइम मैंने लिया है छोटा सा, और ये मेरे पास क्या है, सुक्रोज है या ये टेबल शुगर है। अब अगर आप अमाउंट देखें तो सुक्रोज की मिकदार ज़्यादा है
जबकि सुक्रेज एंजाइम की मिकदार मैंने क्या ली है, कम ली है। तो ये थोड़ी सी मिकदार में जो एंजाइम है ये ज़्यादा मिकदार में सुक्रोज को तोड़ने की सलाहियत रखता है। ज़रूरी नहीं है कि जितनी मिकदार में सुक्रोज होगी आपने उतना ही सुक्रेज लेना है, थोड़ा सा सुक्रेज भी सुक्रोज को तोड़ने की सलाहियत रखता है, बट वह कहता है अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम लिमिट, एक ख़ास हद तक आप उसके ऊपर बर्डन डाल सकते हैं। अगर मैं सुक्रोज को बढ़ा के इतना ज़्यादा कर दूं, ठीक है, यानी मैं बहुत ज़्यादा सुक्रोज ऐड कर दूं और मैं एंजाइम बेचारे से कहूं कि आप आएँ और इसको तोड़ते जाएं तो वो थक जाएगा। तो ऐसा आपने नहीं करना, या बॉडी ऐसा नहीं करती, वो एक ख़ास हद तक तो एंजाइम के ऊपर बर्डन डालती है, लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन एंजाइम छोटे से एंजाइम पर डाल देंगे तो एंजाइम उसकी ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है MCQ के अंदर। द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, यानी कि एंजाइम के किसी भी चीज़ के ऊपर काम करने की जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाते जाते हैं। जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट होगा छोटा सा एंजाइम उसको तोड़ देगा, बट वो आगे कंडीशन देता है अप टू सर्टेन मैक्सिमम लिमिट, यहाँ पे लिमिट का वर्ड आप ऐड कर लेंगे कि उसकी एक हद है, एक हद तक आप वर्कलोड देंगे तो वो काम करेगा। अगर आप एक हद से ज़्यादा उसके ऊपर बर्डन डाल देंगे तो वो काम नहीं करेगा। लास्ट टाइम भी मैंने आपको इसकी एग्जांपल इस तरह दी थी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने 1 चैप्टर या 2 चैप्टर या 3 चैप्टर याद करने हैं तो ये आपकी कैपेसिटी के अंदर आते हैं, आप कल याद करके आ जाएंगे। बट अगर मैं आपको आज शाम को कहूँ कि कल आपने पूरी बुक याद करके आनी है तो वो आपकी लिमिट के बाहर है, आप उसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेम केस एंजाइम के साथ है, आप उसकी ताकत के मुताबिक अगर बर्डन डालेंगे तो वो चीज़ को तोड़ देगा, बट अगर आप इतना बर्डन डाल देंगे तो फिर एंजाइम के काम करने की सलाहियत क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो उसने लिखा है जब आप एक लिमिट से ज़्यादा उस पर बर्डन डालेंगे सो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो एक ख़ास टाइम के बाद इट डिक्रीजेज, तो इसके काम करने की सलाहियत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो हमने 3 प्रॉपर्टीज देखनी है। एक हमने कैटालिटिक प्रॉपर्टी देखी, सेकंड हमने सॉल्युबिलिटी देखी, तीसरी हमने एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी देखी। इसके बाद हमारे पास जो 4th प्रॉपर्टी आती है वो है जनाब पीएच। पीएच जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पीएच क्या होता है, पीएच होता है कि नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। सो अगर आपको मैं एक पेज के ऊपर थोड़ा सा बताऊं, अच्छा जी, पहले पीएच क्या होती है, पीएच होता है नेगेटिव, इधर सॉरी पी छोटा आता है और एच आपके पास बड़ा आता है। पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। ठीक है, अब पीएच हमें क्या बताती है, पीएच हमें बताती है कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक का मतलब होता है कि वो उसमें तेजाबियत है, ठीक है, एसिडिक का मतलब है तेजाबियत कितनी है। बेसिक या अल्कलाइन का मतलब होता है कि उसके अंदर हसासियत कितनी है। ठीक है, अब पीएच का एक स्केल होता है, पीएच का स्केल जो है वो आपके पास शुरू होता है 0 से और ये कहाँ पे ख़त्म होता है, 14 पे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो आपके पास ये पीएच स्केल है या पीएच मीटर भी कह सकते हैं। इसमें से जो 7 पीएच है इसको आप कहते हैं दिस इज न्यूट्रल पीएच। ठीक है, और जो आपके पास 0 से 6 तक की पीएच आती है इसको आप कहते हैं एसिडिक पीएच, और जो आपके पास 8 से 14 तक पीएच आती है इसको आप कहते हैं बेसिक पीएच, या इसको आप एल्कलाइन पीएच भी कहते हैं। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि अगर कोई भी कंपाउंड उसके आगे लिखा हो कि उसकी पीएच जो है वो 3 है और आपसे पूछे कि बताएं कि वो एसिडिक कंपाउंड है या वो बेसिक कंपाउंड है, तो आप पीएच से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन चीज़ों की पीएच 6 से कम होती है वो एसिडिक होते हैं और जिन चीज़ों की पीएच 8 से 14 के दरमियान होती है वो बेसिक होते हैं। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है और वीक एसिड कौन होता है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन होती है और वीक बेस कौन होती है। तो याद रखिएगा ये जो कॉर्नर वाली चीज़ें होती हैं स्ट्रॉन्ग होती हैं। 0 ये क्योंकि एसिड वाला एरिया है तो 0 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्योंकि बेस वाला एरिया है तो 14 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है,
अब बेस शुरू कहाँ से हो रही है, 8 से। 8 वाली जो होगी उसको आप वीक बेस कहेंगे, और एसिड ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, 6 के ऊपर, इसको आप क्या कहेंगे, वीक एसिड कहेंगे। ठीक है, तो जो दरमियानी चीज़ें होती हैं वो वीक होती हैं, जिसकी वजह से 7 तक पहुंचते पहुंचते वो न्यूट्रल हो जाती हैं, और जो इस वाली साइड पे, 0 वाली साइड पे होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जो इस साइड पर होती हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होती हैं। अब अक्सर आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि एक एंजाइम है, उसकी पीएच जो है, 2 एंजाइम है, एक की पीएच 9 है, एक की पीएच 12 है, आप बताएं कि इसमें से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी है। तो आपको नज़र आ रहा है कि 9 और 12 दोनों ही बेसिक हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग की तरफ कौन ज़्यादा करीब है, स्ट्रॉन्ग से 12। तो आप कहेंगे 12 वाला स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि 9 वाला क्या है, वीक बेस है। ठीक है, इस तरह से अक्सर एमसीक्यूज आ जाते हैं। या वो आपसे पूछे कि एक कंपाउंड है, एक एलिमेंट है, उसकी पीएच 3 है, और एक एलिमेंट है उसकी पीएच 5 है, आप बताएं वीक एसिड कौन सा है। तो आप जैसे जैसे आगे जाते हैं एसिड वीक होता जाता है, देखिएगा। तो 6 के साथ क्योंकि 5 है तो मैं लिख सकती हूँ 5 जो है वो वीक एसिड है, जबकि 3 क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, उसकी पीएच होती है 8.57। अब ये एसिडिक पीएच है या बेसिक पीएच है, क्योंकि हमने 8 वाली लाइन में आ गए हैं, तो ये कौन सी पीएच होती है, बेसिक पीएच होती है। इसके अलावा एक एंजाइम है पेप्सिन, उसकी पीएच तकरीबन 3 के करीब होती है, तो ये कौन सा एंजाइम हुआ, ये एसिडिक एंजाइम हुआ। तो इस तरह से आपसे पीएच मीटर या पीएच स्केल से मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, और ये बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का एक स्केल आप अपनी बुक के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आपको याद रहेगा। अब यहाँ पे हमें पीएच पढ़ने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, पीएच हमें इसलिए पढ़नी पड़ती है क्योंकि एंजाइम जो है वो अपनी पीएच को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव से मुराद है कि जो एंजाइम बॉडी में जिस ऑर्गन के अंदर काम कर रहा होता है वो उसी पीएच पे काम करता है। आपको इतना तो आइडिया होगा कि बॉडी के जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं उन हिस्सों की अपनी पीएच होती है। जैसे कि मैदे की अगर बात करें तो जो स्टमक है, जो मैदा है, इसकी पीएच कितनी होती है, स्टमक की पीएच होती है 1 से 3 के दरमियान, जो कि एसिडिक पीएच है। जबकि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टीन है उसकी पीएच कितनी होती है, उसकी पीएच होती है 7 से 8 के दरमियान, तो ये बेसिक पीएच है। तो बॉडी में जो ज़्यादातर ऑर्गन्स होते हैं उनकी पीएच बेसिक होती है, जबकि मैदा वाहिद ऑर्गन है आपकी बॉडी का जिसकी पीएच एसिडिक होती है। क्यों एसिडिक होती है, क्योंकि मैदे के अंदर से एक एसिड रिलीज होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको आप HCl भी कहते हैं। इस एसिड की वजह से जो मैदा होता है इसकी पीएच आपके पास एसिडिक होती है। सो वो एंजाइम जो कि मैदे के अंदर रहता है, एंजाइम का नाम है पेप्सिन। ये एंजाइम बचपन से ही मैदे के अंदर मौजूद होता है और मैदे के अंदर ही बनता है। ये एंजाइम मैदे के अंदर काम करता है क्योंकि इसने शुरू से ही एसिडिक पीएच के अंदर काम किया है। अगर मैं इस एंजाइम को उठा के स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर डाल दूं जहाँ पे पीएच क्या है, बेसिक है, तो ये एंजाइम एसिडिक पीएच का आदी है, ये बेसिक पीएच पे जाके काम नहीं करेगा, बल्कि ये स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर जाके क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह से एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। ये कहाँ पे होता है, ये छोटी आंत के अंदर मौजूद होता है। ये कौन सी पीएच पे काम करता है, ये 7 से 8 पीएच के दरमियान में काम करता है, जो कि बेसिक पीएच है। अब अगर मैं इस ट्रिप्सिन को उठा के, छोटी आंत से उठा के मैं मैदे के अंदर डाल दूं, तो ये मैदे के अंदर तो पीएच एसिडिक है, लिहाजा ये एंजाइम क्या करेगा, मैदे के अंदर जाके डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे पीएच का कंसेप्ट आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि हर एंजाइम अपनी पीएच के ऊपर काम करता है। अगर आप किसी भी तरह से उसकी पीएच को तब्दील करेंगे या उसको उठा के किसी और पीएच पे डाल देंगे तो एंजाइम जो है वो काम नहीं करते, वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो पीएच का कंसेप्ट क्या है, एसिड्स और बेस। एसिड में वो कहते हैं एसिड डीएक्टिवेट्स दोज एंजाइम डेट एक्ट एट अल्कलाइन पीएच या बेसिक पीएच। वो एंजाइम जो कि अल्कलाइन पीएच पे रहने के आदी हैं, अगर आप उनको एसिड पीएच पे डालेंगे तो वो क्या हो जाएंगे,
डीएक्टिवेट्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन जो है वो किस पीएच पे काम करता है, 8.5 पीएच पे, जो कि एक एल्कलाइन पीएच है। अक्सर पीएच भी पूछ ली जाती है कि कौन सा एंजाइम जो है वो किस पीएच पे काम करता है। तो ट्रिप्सिन की पीएच कितनी है, 8.5 है। क्या चीज़ है, अल्कलाइन है। अगर आप इसको एसिडिक पीएच में डालेंगे तो इट विल डिस्ट्रॉय, तो ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। वो कहते हैं ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि सिक्रीट होता है बाय द पेंक्रियाज। आपका जो लबलबा होता है ये ट्रिप्सिन को रिलीज करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है फूड की डाइजेशन के लिए। उसके बाद हमारे पास दूसरी एग्जांपल दी है कि बेस डीएक्टिवेट द एंजाइम दैट एक्ट एट एसिडिक पीएच। वो एंजाइम जो एसिडिक पीएच पे काम करने की सलाहियत रखते हैं उनको उठा के अगर आप बेस के अंदर डाल देंगे तो बेस क्या करेगी, उनको डीएक्टिवेट कर देगी। एग्जाम्पल वो आपको देता है पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो एक एसिडिक एंजाइम है जो कि 1 से 2 पीएच इसकी होती है और ये कहाँ पे होता है, स्टमक के अंदर होता है। एट एल्कलाइन पीएच इट विल डिस्ट्रॉय। अगर आप इसको उठा के 6 पीएच में डाल दें या 7 पीएच में डाल दें या स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल दें तो ये क्या हो जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस तरह से एक पीएच मीटर आपकी बुक के अंदर बना हुआ है, बट ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं ब्लर है, तो समझना मुश्किल है। जो अभी हमने एक रफ से पेज पे ड्रॉ किया था आप उससे जो है इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है टेम्परेचर, कि एंजाइम का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है। तो ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, क्योंकि एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर ही पैदा होते हैं और ये बायोलॉजिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और आपको पता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो जिसको आप 37 डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं और इसको फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कहते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के ऊपर बेस्ट काम करते हैं। यही वजह है कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने की कोशिश करता है। इन केस अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर किसी वजह से कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल जब हमें बुखार होता है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री से बढ़कर 101, 102, 103 भी हो जाता है, उस वक्त एंजाइम्स के काम करने की सलाहियत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। या बहुत ठंड पड़ जाए और ठंड की वजह से आपकी बॉडी के अंदर भी ठंड पैदा हो जाए तो उस कंडीशन में भी एंजाइम ठीक से काम नहीं करते। एंजाइम बेस्ट काम करते हैं आपके बॉडी टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। सो वो कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 96 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट एक्टिविटी टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम बेस्ट एक्टिविटी करते हैं वो होता है 96 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज रिगार्ड बिटवीन 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको सेंटीग्रेड में 35 से 40 कहा जाता है, ठीक है। आप 37 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं, मैंने एवरेज बताया है, इन्होंने रेंज बताई है। और अगर आप इसको फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो इसको 96 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कहते हैं। सो पहले ये लाइन पढ़िएगा कि 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। अगर आप बॉडी में हीट पैदा करना शुरू कर दें तो टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है। तो अगर टेम्परेचर 50 डिग्री हो जाएगा तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे और अगर बॉडी का टेम्परेचर 60 डिग्री हो जाएगा तो एंजाइम बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब अगर बॉडी के अंदर ठंड पैदा हो जाए यानी कि 35 या 40 डिग्री की जगह बॉडी का टेम्परेचर 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो एंजाइम के काम करने की सलाहियत बहुत कम हो जाएगी। और अगर बॉडी अंदर से जम जाए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो उस वक्त भी एंजाइम क्या हो जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, बॉडी के अंदर एंजाइम किस टेम्परेचर पे काम करते हैं, 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। लेकिन वो कहता है कि अगर हम एंजाइम को सॉलिड कंडीशन में सेव कर लें, मेडिसिन की शक्ल में या किसी और शक्ल में, तो एंजाइम जब सॉलिड हालत में होते हैं तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक के भी टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने मेडिसिन कोई बनाई है, किसी जानवर की बॉडी से एंजाइम निकाले हैं और उसमें से हमने पानी को रिमूव कर दिया है और एंजाइम को हमने स्टोर कर लिया है, तो एंजाइम को आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर भी स्टोर कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है, एंजाइम किस शक्ल में होना चाहिए,
सॉलिड कंडीशन में होना चाहिए। यहाँ पे एंजाइम किस तरह से है, क्योंकि एंजाइम बॉडी के अंदर है तो उसके अंदर वाटर भी मौजूद है। जब वाटर मौजूद है तो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद आपको एक स्केल दिखाया हुआ है कि टेम्परेचर को मेजर करने के 3 स्केल होते हैं। टेम्परेचर को आप सेंटीग्रेड में भी मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को आप फ़ारेनहाइट में भी मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को आप केल्विन में भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका बॉडी टेम्परेचर, चलो यहाँ से देखते हैं, अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसको फ़ारेनहाइट में कहते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में ये कितना होता है, 373.15 केल्विन होता है। इसका एक फार्मूला होता है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे वो आपके काम की चीज़ नहीं है, मैं बस फार्मूला आपको दिखा देती हूँ कि अगर आपको कोई भी वैल्यू सेंटीग्रेड में पता हो तो आप इसको फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम अगर आपको कोई वैल्यू फ़ारेनहाइट में दी गई हो तो आप उसको सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है जी आपके पास फार्मूला, जिस फार्मूला है सी का मतलब है सेल्सियस ओवर 5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5। अगर आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना चाहते हैं तो इस वाले पोर्शन को छोड़ दें। आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेंटीग्रेड को आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 यहाँ लिखें, उसको 5 पे डिवाइड करें और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। अगर आप फ़ारेनहाइट और केल्विन में फाइंड करना चाहते हैं तो सेल्सियस को छोड़ दें। आप क्या करेंगे, इन दोनों को आप कंपैरिजन करेंगे तो इस फार्मूला के ज़रिए से आप मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज़ को सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट से केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसमें से कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, इससे जो भी आपको पढ़ा रहा होता है उसकी हौसला अफजाई होती है और नेक्स्ट टाइम आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ बनाने का दिल करता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।